हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग एबीसीडी पैरामीटर और जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की, तो पावर सिस्टम में भी एबीसीडी या फिर ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम में होता है, इस वजह से आप लोग एबीसीडी पैरामीटर वहां भी पढ़ने वाले हो और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको पावर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अगर ईसी की बात करें तो ईएमएफटी में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में हम जाओगे तो वहां पर जो ट्रांसमिशन लाइन वाला सेक्शन देखोगे तो वहां पर भी आप एबीसीडी पैरामीटर पढ़ोगे। बट जो पावर सिस्टम में हम लोग एबीसीडी पैरामीटर देखते हैं और नेटवर्क में देखते हैं तो स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। वो मैं डिफरेंस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एबीसीडी पैरामीटर। अब देखो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग पैरामीटर देखें तो यहां पर अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहां पे क्या है आपका जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग ट्रांसमिशन है ना, तो कहीं ना कहीं जनरेटिंग स्टेशन ट्रांसमिशन पैरामीटर, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से रिलेशन है इसका, है ना। तो जनरेटिंग स्टेशन और आपका सपोज करो यहां पे घर है ना, ये स्वीट होम HOME, ठीक है, होम। तो जनरेटिंग प्लांट से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हवा में तो आती नहीं है, थ्रू दी कंडक्टिंग मीडियम आती है ना। कंडक्टिंग मीडियम मतलब कि ट्रांसमिशन वायर्स, है ना। तो यहां पर मैं ट्रांसमिशन वायर्स अगर इस तरीके से बना दूं तो ये हमारे ट्रांसमिशन वायर और कई सारे किलोमीटर तक होने के बाद फिर आपके घर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, सबके सब पावर सिस्टम में मैंने डिटेल वर्जन में बताया। अभी मुझे उस चीज पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। नहीं पता चले मैं यहाँ पे पूरा ट्रांसमिशन का सिस्टम पढ़ाने लग गया, है ना, ऐसा नहीं है। देखिए अब जनरेटिंग साइड पे थोड़ी देर के लिए ये है आपका क्या है, सोर्स, और ये है आपका लोड, ऐसा भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसको एक तरह का इनपुट बोल सकते हैं, एक तरह का इसको आउटपुट बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पर जहां से जनरेटिंग प्लांट होगा तो यहां से एक वोल्टेज होगा, कोई ना कोई, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी जो भी ट्रांसफर होगी किसी न किसी वोल्टेज पे हो रही होगी V1, और यहां से कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा होगा, दैट इज I1, ठीक है। और यहां पे जब रिसीव कर रहे होंगे तो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है। और यहां से आने वाला जो करंट है दैट इज I2 करंट। तो यहां पर भी क्या है, टू पोर्ट जैसी सिचुएशन बन रही है। तो इंटायर ट्रांसमिशन लाइन को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस पूरी इंटायर ट्रांसमिशन लाइन को अगर मैं रिप्लेस करूं तो यहां पे ये बोल सकता हूं कि इसके बीच में कहीं ना कहीं टू पोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या एग्जिस्ट कर रहा है, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट, क्योंकि दो V1 I1 और V2 और I2, तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन को टू पोर्ट में। और यहां पर जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, एबीसीडी पैरामीटर। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एबीसीडी पैरामीटर। और अच्छे से मैं लिखना चाहूं तो इसको टू पोर्ट को हटा के मैं एबीसीडी से अगर डिनोट करूं, ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, है ना। यहां पे लिख सकता हूं ABC और D, एबीसीडी पैरामीटर। तो पावर सिस्टम में जब हम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं, और जो लोग मुझसे पावर सिस्टम पढ़ भी रहे होंगे जी सेंटर एप्लीकेशन पे, तो वहां पर आपने गौर किया होगा ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एबीसीडी एक बार हमने ये निकाल लिया तो हम किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी ट्रांसमिशन लाइन का जो इक्विवेलेंट मॉडल है जिसको हम लोगों ने एबीसीडी पैरामीटर बोला है, अगर मैंने ABCD अगर एक बार निकाल लिया तो किसी भी इनपुट के लिए हम लोग आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो रही पावर सिस्टम की कहानी, और बहुत न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने पावर सिस्टम में करे हैं। अब बात करते हैं हमारे नेटवर्क की, ठीक है। तो नेटवर्क के हिसाब से अगर पोर्ट की बात करें तो नेटवर्क के हिसाब से ये जो पोर्ट है हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेटवर्क के हिसाब से हमारा जो पोर्ट है वो इस तरीके से। तो यहां पर हम लोग, और यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं ये हमारा इनपुट, ये हो गया प्लस माइनस V1 दैट इज I1, ठीक है। और ये अंदर वाला क्या है हमारा ABC और D, ठीक है। आउटपुट साइड में वोल्टेज एज इट इज जैसा यहां पे V बना है, प्लस माइनस V2, बट एक छोटा सा डिफरेंस हो जाता है, क्या डिफरेंस हो जाता है छोटा सा, कि हमने हमारे जब नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करी जिसमें हम लोगों ने ये जो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तो स्टैंडर्ड केस में क्या होता है कि दोनों करंट पोर्ट के अंदर आना चाहिए, बट यहां पे पोर्ट से बाहर निकल रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन में तो ऐसा ही होगा ना, लोड साइड पे करंट रिसीव ही करेगा।
तो ट्रांसमिशन लाइन में ये डायरेक्शन रहेगा, जब पावर सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे और ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं तो ये वाला डायरेक्शन रहेगा करंट का। बट अगर हम टू पोर्ट पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक नेटवर्क में, अगर हम टू पोर्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे नोटेशन के हिसाब से करंट क्या होना चाहिए, अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन काफी मैटर करता है, करंट का डायरेक्शन काफी मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एबीसीडी पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन के लिए लिखता हूं और फिर मैं इसके लिए लिखूंगा। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से वेरी होती है चीजें। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पे V1 I1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एबीसीडी पैरामीटर A B C और D, और यहां पर मैं लिखूंगा, अभी किसके लिए लिख रहा हूं मैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए लिख रहा हूं, तो V2 और I2। तो ये जो रिलेशन चलता है ये पावर सिस्टम में हूबहू चलता है, बट ये नेटवर्क के लिए वैलिड नहीं है। नेटवर्क के लिए क्या वैलिड नहीं है, इसमें छोटा सा डिफरेंस कर लीजिए, पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहां पे सिंपली एक डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान देना है ना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि पेपर में तो क्या होगा, आपका जब गेट का पेपर होगा तो पावर सिस्टम का भी क्वेश्चन होगा और नेटवर्क का भी होगा, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नेटवर्क से पूछा है, पावर सिस्टम से पूछा है। तो क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, बट एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में I2 करंट बाहर जाता हुआ तो V2 I2 ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि लोड में करंट बाहर ही जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पावर सिस्टम के हिसाब से चलता है, पावर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, और चूंकि हमारा नेटवर्क का जो टू पोर्ट है उसमें हमने माना है करंट अंदर आना चाहिए, तो इस करंट के कंपैरिजन में ये करंट क्या है, रिवर्स है। इस वजह से हम लोग यहां पर माइनस साइन लगा देंगे, यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो अब ये बन जाएगा हमारा नेटवर्क थ्योरी वाला स्टैंडर्ड केस। समझ में आ गया? तो नेटवर्क थ्योरी में क्या चलेगा, माइनस के साथ में चलेगा, करंट के साथ में माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो हमारा केस है ट्रांसमिशन लाइन वाला, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, करंट का डायरेक्शन डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारा नोटेशन है टू पोर्ट का, जो हमारा बेसिक बोल सकते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन है, उसके हिसाब से इस करंट के रिवर्स में होना चाहिए। इस वजह से हमने माइनस इंट्रोड्यूस किया। पावर सिस्टम में माइनस नहीं होता है, सिंपली प्लस होता है। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, नेटवर्क थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे इक्वेशंस कैसी बन जाएगी, इक्वेशंस बनेगी आपकी, है ना, थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं। इक्वेशंस बनेगी आपकी V1 इक्वल टू A V2 माइनस B I2। अब ये जो माइनस है ये करंट के साथ में है, पैरामीटर के साथ में माइनस नहीं है ना, नहीं तो कैलकुलेट करते टाइम पे प्लस की जगह माइनस लगा दिया। C V2 माइनस D I2, और V1 और I1 क्या आ जाएंगे हमारे, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, और V2 और I2 क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये बात तो हमको सबको पता है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड दो इक्वेशन, जिस इक्वेशन के बारे में बात करते थे ना हम लोग हर बार, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखी थी। तो एबीसीडी पैरामीटर में, ट्रांसमिशन पैरामीटर में और नेटवर्क थ्योरी के अंदर ये हमारे केसेस है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर पावर सिस्टम में क्या प्लस हो जाएगा? बिल्कुल, पावर सिस्टम में यहां पे माइनस की जगह प्लस रहे, क्योंकि इसके हिसाब से इक्वेशन बनेगी। बट अभी हम लोग पावर सिस्टम नहीं पढ़ रहे, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये कैसे कैसे निकलेंगे वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहां पर देख लेते हैं कैसे निकलेंगे। तो एक बार करंट को I2 को 0 कर देंगे, है ना, और एक बार V2 को 0 कर देंगे। तो चलो फटाफट कर देते हैं, यहाँ पे सारे पैरामीटर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं पैरामीटर निकालूं A पैरामीटर, तो A पैरामीटर क्या हो जाएगा मेरा, V1 डिवाइडेड बाय V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0। I2 को 0 करना, I2 0 करने का मतलब क्या है, अब तो आप सीख गए होंगे। I2 0 करने का मतलब है कि जो टू पोर्ट है, टू डैश, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, टू डैश को क्या कर रहे हैं हम लोग, ओपन कर रहे हैं। करंट क्या है 0, इसका मतलब ओपन सर्किट। ठीक है, अब इसका नाम क्या रख सकते हो आप, नाम बताइए। अगर मैं इसका नाम बोलूं तो ये क्या रख सकते हैं आप नाम, V1 बाई V2। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, नो यूनिट। सबसे पहली बात तो ये क्या है, यहाँ पे नो यूनिट, यूनिट नहीं आएगी। और इसका नाम क्या रहेगा वो देखते हैं। अब देखिए, एक गेन नाम की चीज होती है ना, गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन। गेन का मतलब होता है कि यहां पर अगर आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये तो गेन किस चीज का रेशो है, वोल्टेज का रेशो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्टेज गेन बोलेंगे। बट गेन एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है।
तो वो हमारा फॉरवर्ड गेन होता है। तो इस बार क्या है, हमारा रिवर्स गेन है, ठीक है, V1 डिवाइडेड बाई V2, क्योंकि इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो इसको बोलेंगे हम लोग हमारा रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज गेन। अब दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं। करंट जीरो अगर मैं इसमें कर दूं, I2 जीरो कर दूं, तो क्या निकलेगा यहां से, C निकलेगा। तो C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाय V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम यहां पे 2 डैश क्या है, यहां पे हो जाएगा आपका ओपन, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। अब अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो, करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, ये क्या है, एडमिटेंस है, और 1 और 2 मतलब इनपुट और आउटपुट का है, इसका मतलब क्या है आपका रिवर्स। तो हम ये बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, और एडमिटेंस है, इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी महो हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, महो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग, तो C हो गया, A हो गया। अब क्या करते हैं, V2 को जीरो करते हैं। V2 को जीरो करेंगे तो यहां से पहली इक्वेशन में अगर V2 जीरो कर देंगे तो B कितना निकलेगा, B निकलेगा माइनस, या हम ये बोल सकते हैं V1 डिवाइडेड बाय माइनस I2, ठीक है, व्हेन V2 इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको हम क्या, V2 जीरो करने का मतलब है कि पोर्ट 2 क्या हो रहा है आपका, 2 और 2 डैश क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। एक बार जो पोर्ट 2 है वो एक बार ओपन हुआ, एक बार शॉर्ट हो रहा है। इसका यूनिट क्या है, इसका नाम क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज इंपीडेंस, और कौन सा है, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, मतलब कि उल्टा है ना। तो ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफॉरवर्ड का उल्टा, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी ओम इज द यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी पैरामीटर अगर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज को जीरो कर रहे थे, I1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I2, ठीक है, व्हेन V2 इक्वल टू 0, ठीक है, V2 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 डैश क्या हो गया, शॉर्ट हो गया अगेन। और इस बार क्या है, यहां पर वोल्टेज गेन था ऊपर वाले में, इस बार क्या है, करंट गेन है, और वो भी रिवर्स, क्योंकि इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट है। तो हम क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट गेन, ठीक है, रिवर्स करंट गेन। और यूनिट क्या है, नो यूनिट, है ना, यूनिट नहीं है, करंट से करंट कैंसिल हो गई तो यूनिट नहीं बचेगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, चारों पैरामीटर किस तरीके से निकालते हैं वो बता दिया। तो इसका मतलब है कि दो A और D की कोई भी यूनिट नहीं है, एक वोल्टेज गेन है, दूसरा करंट गेन है, रिवर्स फॉर्म में है, ठीक है। और B और C क्या है आपका एडमिटेंस है, और B क्या है आपका इंपीडेंस है, ठीक है। अब चले अगर हम लोग कंडीशन फॉर, अच्छा यहां पे सिंथेसिस डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि डिफरेंट पोर्ट से आपके पैरामीटर्स को हम लोग सिंथेसिस डायग्राम में डिनोट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से सिंथेसिस डायग्राम यहां पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज है कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी, वो निकाल देते हैं हम लोग। तो कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पे AD माइनस BC इक्वल टू 1, दैट इज द रेसिप्रोसिटी कंडीशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, AD माइनस BC इक्वल टू 1। और कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन क्या हो जाएगी, A इक्वल टू D, A और D जब बराबर होंगे तो कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी, और AD माइनस BC इक्वल टू 1 हो जाएगा तो कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कंडीशन कहां से आती है, इतना डेरिवेशंस वगैरह की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा पूरा ट्रांसमिशन और ABCD पैरामीटर का थ्योरी पोर्शन। अब देखिए कंफ्यूजन कहां होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक तो क्या होता था कि इंपीडेंस पैरामीटर याद रखने में दिक्कत नहीं आती थी, एडमिटेंस भी याद रखने में दिक्कत नहीं आई, है ना। ट्रांसमिशन लाइन को आप याद कैसे रखेंगे, एक साइड जनरेटिंग स्टेशन और लोड, इस तरह का दिमाग में रखना। V1 इधर सोर्स है तो V1 I1, V2 I2, तो इधर की साइड में V1 I1 और V2 I2, इस तरीके से आप लिख दोगे, माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना मत भूल जाना, ठीक है। तो आपको यहां तक नेक्स्ट जो आएगा ना H पैरामीटर, उसमें दिक्कत होती है तो वहां पे एक शॉर्टकट बता दूंगा आपको कैसे याद रखना है ना, ध्यान कैसे रखना है। दूसरा चीज है कि बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे आंसर आएगा आपका जब न्यूमेरिकल करोगे तो V1 और I2 इस तरीके से माइनस में आ गया तो B पैरामीटर क्या कर देते, माइनस में लगा देते हैं आंसर। बट एक्चुअल में जो माइनस है करंट के साथ में स्टैंडर्ड आप कंपैरिजन करते हैं ना। थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं कि B इक्वल टू थोड़ी देर के लिए -4/5 आ गया,
ठीक है। तो इसका मतलब b -4/5 नहीं है, क्योंकि ये माइनस तो करंट का है, करंट के साथ वाला है ना, क्योंकि आप मैट्रिसेस में देखोगे तो ये माइनस तो इधर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली b का वैल्यू कितना है, 4/5 आएगा, -4/5 नहीं आएगा। तो यहां पे गलती के चांसेस होते हैं, ठीक है। बाकी एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं और किस तरीके से एबीसीडी पैरामीटर निकालेंगे। शॉर्टकट है क्या है, नहीं है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। जैसे हमने इंपीडेंस पैरामीटर या फिर एडमिटेंस पैरामीटर में शॉर्टकट से भी करें क्वेश्चंस, तो यहां पर भी देखें क्या शॉर्टकट पॉसिबल है या नहीं है, और नहीं पॉसिबल है तो किस तरीके से या कितनी आसान तरीके से या क्या जुगाड़ लगाएंगे जिससे कि आंसर हमारा जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 393, द एबीसीडी पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग टू पोर्ट नेटवर्क आर, गेट 2015 का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और यहां पे टी नेटवर्क देगा 5+j, मतलब रियल और इमेजनरी, मतलब एसी के फॉर्म में, अभी तक तो डीसी के फॉर्म में चल रहा था, अब एसी के फॉर्म में आपको कुछ नोटेशंस दे दिए हैं और 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो आपका एक मन तो कर रहा होगा कि अच्छा होता यहाँ एबीसीडी की जगह अगर जेड पैरामीटर होता ना सर, तो हम 2 मिनट के अंदर निकाल देते, क्योंकि आपने सिखाया है कि अगर जेड पैरामीटर है और टी नेटवर्क और ओमिक वैल्यू है तो डायरेक्ट ये दोनों प्लस कर देंगे तो Z11 आ जाएगा, ये प्लस कर देंगे Z22 आ जाएगा, और ये वाला पैरामीटर Z12 या Z21 हो जाता। तो अगर यह एबीसीडी की जगह Z हो जाता तो बड़ा आसान हो जाता। बट आपको मैं बताऊं कि एग्जामिनर बहुत होशियार है, हमसे ज्यादा जो वो सोचते हैं, तो वो कभी भी आपको शॉर्टकट जो लगेगा ना वो सीधा सीधा नहीं देंगे। हाँ, पेपर बहुत आसान बन जाए दे देते हैं, बट सीधा सीधा नहीं देंगे अगर अच्छा क्वेश्चन 2 नंबर में बनता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए पूछूंगा अगर ये एबीसीडी की जगह जेड पैरामीटर निकालना होता तो निकाल देते बड़ी आसानी से। आप बोलोगे हाँ सर निकाल देते, तो जेड पैरामीटर निकाल लो। जेड पैरामीटर निकालने के बाद मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिससे चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जेड पैरामीटर निकाल लो, चलो जेड पैरामीटर निकाल लो, जेड पैरामीटर निकाल लो। तो जेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली जेड पैरामीटर यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। जेड पैरामीटर तो ये दोनों ऐड कर देंगे, Z11 हो जाएगा, है ना, Z11। तो 5 और 2 7, रियल क्या होंगे ऐड, इधर तो 0 है तो ये बोल सकता हूं मैं 7+J4, ठीक है। इन दोनों का एडिशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 - J4, है ना, रियल इमेजनरी, तो ये कितना हो जाएगा 7 - J4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 आपका 2, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 और 2 + J0, 0J लिखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए क्वांटिटी दे दी है। तो ये हो गया हमारा जेड पैरामीटर। अब जेड पैरामीटर अगर आपने निकाल लिया है तो थोड़ी देर के लिए जेड पैरामीटर की वैल्यू के हिसाब से अगर हम इक्वेशंस लिखें तो V1 = 7 + J4 I1 + 2 I2, और V2 ये कितना हो जाएगा हमारा 2 I1 + 7 - J4 × I2। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी। अब आपको क्या निकालना है, एबीसीडी पैरामीटर। तो एबीसीडी पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्या पता है कि V1 = AV2 - BI2 और I1 = CV2 - DI2। ये है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस एबीसीडी पैरामीटर की। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखो, कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है क्या आपको, है ना, ध्यान से देखना। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं इनके इक्वेशन के नाम डाल देता हूं ताकि आपको सिमिलरिटी आसानी से, इक्वेशन नंबर 1 2, इसको मैं 3 डाल देता हूं और इसको मैं 4 डाल देता हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां फोर्थ वाली इक्वेशन को देखो, I1 I2 और V2, I1 I2 और V2, है ना। जो फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों सिमिलर नजर आ रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल देता हूं, यहां पे ऐसा बोल देता हूं कंपेयर, पहले इसको रीअरेंज कर लेते थोड़ा सा, है ना, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहां से आपको इसको रीअरेंज कर लो, इसको जब हम लोग रीअरेंज कर लेंगे तो चीजें आसानी से और अच्छे से दिखेगी। कैसे रीअरेंज करेंगे, I1 = समथिंग में, तो I1 = समथिंग में रीअरेंज कर लेंगे तो 2I1 = V2 तो है, ये पूरा उधर जाएगा तो -7 - J4 I2, और 2 से डिवाइड हो जाएगा इंटायर इक्वेशन, तो I2 = V2/2 -7 - J4 / 2 और I2। अब देखो,
अब कंपेयर इसको इक्वेशन को पांचवें नंबर की घोषित कर देते हैं। अब देखो कंपैरिजन करना आसान हो गया। नहीं, ये I1 आएगा ना, I2 लिख दिया हमने, ये I1, ठीक है। अब देखो I1 V2 I2 कंपैरिजन करना आसान हो गया। तो अब कंपेयर करोगे तो मुझे यहां से नजर आ रहा है दो पैरामीटर तो बड़ी आसानी से निकल जा रहे हैं कि कंपेयरिंग, है ना। चलो मैं आपके लिए अच्छे तरीके से लिख देता हूं, सिस्टमेटिक तरीके से। कंपेयर, है ना, ताकि आप सॉल्यूशन बाद में देखो तो कंफ्यूज नहीं हो। कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 को कंपेयर कर लेते हैं। 4 एंड 5 को कंपेयर करेंगे तो यहां से देखना क्या क्या निकला। C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और D इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना, ये रहे 7 - J4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, C और D। तो C कितना है 0.5, है ना, C कितना है 0.5, 1/2 मतलब कितना है 0.5। तो देखो C यहां पे क्या है, क्या नहीं है 0, तो A ऑप्शन तो नहीं आएगा। C की जगह 0.5 बिल्कुल आ सकता है, ये भी नहीं आएगा और यहां पे भी नहीं आएगा, मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट आपने 2 पैरामीटर निकाले, वहीं से कंपैरिजन कर लिया। अच्छा, D पैरामीटर भी कंपेयर कर ले, देखो बाई 2, तो इसको कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 का आधा कितना हो गया 3.5 माइनस 2J, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो D भी आ गया। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अगर मान लो यहां पर 2 ऑप्शन ऐसे मैच कर जाते कि हमें वापस से दूसरे अदर 2 पैरामीटर भी निकालना पड़ता, तो वो कैसे निकालते, वो भी बड़ी आसानी से निकाल देते। देखो ये I1 की एक्सप्रेशन को मैं अगर यहां पे पुट कर देता, I1 की एक्सप्रेशन को कहां पे पुट कर देता, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता, यहां पे, है ना, इस पूरी I1 की इक्वेशन को यहां पे पुट कर देता, तो आपकी पूरी इक्वेशन कौन कौन से टर्म में हो जाती, V1 V2 और I2, V1 V2 और I2 के फॉर्म में, और वहां से फिर बना लेते कंपेयर करके, तो वहां से फिर अदर 2 पैरामीटर निकल आते। मतलब आज से आपको एक नई चीज पता चली है कि अगर आपको Z पैरामीटर निकालता आता है तो Z पैरामीटर की इक्वेशन ड्रॉ करो, जो हमें पैरामीटर निकालना वो इक्वेशन ड्रॉ करो ABCD के, है ना, ABCD के, और कंपेयर कर लो, उससे एक इक्वेशन को रीअरेंज करो, है ना, स्टेप बाय स्टेप देखना, एक इक्वेशन को रीअरेंज करो तो आपके 2 पैरामीटर मिल जाएंगे, 4th और 5th कंपेयर करके 2 पैरामीटर डायरेक्टली दिख जाएंगे। फिर इस इक्वेशन को वापस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, देन फर्स्ट, थर्ड और 1 को कंपेयर कर लो, बाकी के 2 पैरामीटर भी मिल जाएंगे। अब क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना कि और हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमें भी कई बार स्टैंडर्ड तरीके और हम लोग भी रटने लग जाते थे कि डायरेक्टली आपको ABCD Z पैरामीटर और ABCD के बीच में इस तरीके से क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। बट वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले रटने के चक्कर में क्या ना, जितनी ज्यादा चीजें रट के जाओगे एग्जाम में प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा। तो मेरी एडवाइस है रटो मत, आपको सिंपली बहुत सिंपल तरीके से चीजें पता है तो आप अननेसेसरी के एक्स्ट्रा फॉर्मूले मत मगअप करो, है ना, वैसे ही फॉर्मूले की कमी नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना है यहां पे कि बहुत सारी जगह पे कई सारी स्टैंडर्ड किताबों में भी ABCD और Z के बीच में स्टैंडर्ड रिलेशन डिराइव करके एक रिजल्टेंट आपके फॉर्मूले डिराइव कर दिए, बट आपको फॉर्मूले मत याद रखो, आपको तो क्या करना है, सिंपल कंपैरिजन करना है। Z की इक्वेशन बनाई, आगे चल के मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे एक क्वेश्चन से सारे के सारे पैरामीटर निकलवाऊंगा, है ना, लेटाइस का क्वेश्चन होगा वो, ठीक है, तो सारा करवाऊंगा। अभी समझ में आ गया किस तरीके से किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर हमें इस तरीके से नहीं करना, हम तो एक एक करके करेंगे, पहले इस पोर्ट को ओपन कर देंगे, करंट 0 कर देंगे तो कर लेंगे, है ना, करंट 0 करके भी कर लेंगे, तो आप वहां से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि इसको ओपन कर दो, फिर यहां से +-V1 यहां से करंट इंजेक्ट कर दोगे I1, तो यहां से चले जाना, है ना, वैसे भी जा सकते हो आप, ठीक है। और एक बार इसको क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे, देन I2 करंट फ्लो करा देना यहां से, ठीक है, तो वो उससे भी हो जाएगा। तो आपकी जैसे श्रद्धा भक्ति वैसे कर लो, बट मुझे लगता है ये थोड़ा सा बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 394। वापस से सर क्या नजर आ रहा है, टी नेटवर्क नजर आ रहा है ना, टी नेटवर्क। तो जल्दी से Z निकालने की इच्छा हो रही है, बट हमें पूछा क्या है, ABCD पैरामीटर पूछा है, और ABCD भी नहीं, सिंपली आपको B पैरामीटर पूछा है, ठीक है। तो इसको मैं 2 मेथड से कराता हूं, एक पहले B पैरामीटर जैसे शॉर्ट और ओपन जो से करते हैं हम लोग पोर्ट, उस तरीके से करते हैं,
और नेक्स्ट हम लोग हमारा जुगाड़ वाली मेथड जो अभी हम लोगों ने पिछली बार सीखी उससे कर लेंगे, है ना, दोनों मेथड से करेंगे इसको। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो एबीसीडी पैरामीटर के हिसाब से अगर इक्वेशंस लिख ले हम लोग, तो यहाँ पे v1 इक्वल टू a v2 माइनस b i2, ठीक है, और v2 इक्वल टू c v2 माइनस d i2, अरे गलत लिख दिया, है ना, ऐसे जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को बहुत ध्यान से लिखना, v1 i1 c v2 माइनस d i2। ठीक है, चलो अभी आपको क्या बोला है, b पैरामीटर बोला है, b निकालना है। तो b कितना होता है, v1 डिवाइडेड बाई i2 माइनस i2 व्हेन v2 इक्वल टू 0। v2 इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि ये आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट करना है, ये शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट कर दिया। चलो तो i1 इधर से आ रहा है, i2 इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे i1 प्लस i2 करंट और ये प्लस माइनस से एंटर करेगा। तो एक बार केवीएल यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। और मजे वाली बात देखिए यहाँ पे ये है, मजे वाली बात ये है एबीसीडी ट्रांसमिशन पैरामीटर में कि ये जो एक्सप्रेशन है आपकी, इसमें आपका केवीएल है और इसमें आपका, चलो केवीएल केसीएल छोड़ो यहाँ पे, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं, है ना, थोड़ी सी भूल जाइए क्या बोला मैंने अभी। चलो अब वापस आप तो क्वेश्चन पे आओ, नहीं तो रटने लग जाएंगे केवीएल केसीएल, नहीं, जो से आपको आते जाए, जो आपने टेक्निक सीखी उसी से यूज करके निकालते जाओ। चलो तो यहां पर हम लोग अगर घूमेंगे, हमें क्या चाहिए, v1 और i2 के बीच में रेशियो चाहिए, तो हमें पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलो तो यहां पे केवीएल घूम जाएंगे, तो v1 माइनस 2i1 माइनस 5i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, v1 इक्वल टू 5 और 7 7i1 और प्लस, ठीक है, माइनस माइनस उधर जाके प्लस 5i2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन यहां से देखें अगर केवीएल घूम जाए तो ये तो v2 क्या है, 0, शॉर्ट कर दिया हमने, तो 0 है ना, इधर चलो यहां पे निकाल देते हैं, 0 माइनस 2i2 माइनस 5i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5i1, i2 हो जाएगा 5 और 2 7 माइनस 7i2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप निकालोगे, क्योंकि हमें i2 का रेशो चाहिए, तो i1 की एक्सप्रेशन को हम लोग 5i1 इक्वल टू 7i2, ठीक है, तो i1 कितना आ जाएगा हमारा माइनस 7/5i2। ठीक है, माइनस 7/5i2। तो एक इक्वेशन तो हमारी हो गई ये, सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये वाली यहाँ पे i1 पुट कर देते हैं। ठीक है, i1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पूरी इक्वेशन v1 और i2 से भरी हुई रहेगी, देन हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फटाफट इस साइड में कर देते हैं। तो यहां पर इसमें पुट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो v1 इक्वल टू 7 और i1 की जगह पे क्या है, माइनस 7/5i2, ठीक है, प्लस 5i2। तो ये कितना हो जाएगा आपका v1 डिवाइडेड बाय i2, है ना। यहां से कॉमन निकाल लेते, एक काम करते, पहले इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देते हैं। v1 इक्वल टू 7 7 49 49i2 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5i2। ठीक है, तो v1 इक्वल टू 50 में से 25 जाता है ना, तो कितना बचता, 25 बचता, बट इस बार एक कम है, तो कितना होगा, 24 बचेगा। तो -24 डिवाइडेड बाई 5i2। तो यहां पर आपका जो b पैरामीटर है वो क्या है, असल में वो किसके कंपैरिजन में है, v1 और -i2। तो -i2 नीचे की साइड में आ गया, तो बचा कितना, 24/5। ठीक है, तो b इज दी, तो ये हो गया 520 5 40 4.8। ठीक है, b इज दी 4.8 और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट दैट इज ओमिक वैल्यू। तो 4.8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया मजा। तो किस तरीके से आपने एक ही पैरामीटर पूछा था, हमने चारों पैरामीटर नहीं निकाल के एक को कर दिया। बाकी शॉर्टकट मेथड है आपके पास, z से निकाल सकते हो ना, सेकंड मेथड से जो हमने अभी करी, करके बताऊं क्या, सेकंड मेथड, चलो फटाफट कर लेते हैं, सेकंड मेथड कर लेते हैं। z पैरामीटर यहां पे निकाल देता हूं, इधर ले आऊंगा, है ना। चलो z पैरामीटर कितना हो जाएगा, z पैरामीटर की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 5 और 2 7 5 5, ये हो गया हमारा z पैरामीटर। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, पहले इक्वेशन बना लेना है। तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7i1 प्लस
5i2 और v2 इक्वल टू कितना हो गया 5i1 प्लस 7i2, है ना। एबीसीडी की इक्वेशंस देखो किससे सेकंड वाली से मैच हो रही थी, इसको हम लोग क्या करेंगे रीअरेंज कर देंगे, है ना। रीअरेंज कर देंगे तो i1 के फॉर्म में i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा v2 माइनस 7i2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया हमारा i1 एक्सप्रेशन। इस i1 एक्सप्रेशन को मैं इसमें पुट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा v1 इक्वल टू 7 v2 बाई 5 माइनस 7 बाई 5 प्लस 5i2, ठीक है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो v1 इक्वल टू यहाँ पे v2 तो 7 बाई 5 v2 और उसके बाद 7 बाई 5i2 प्लस 5i2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा v1 बाई 7 बाई 5 v2 माइनस 24 बाई, है ना, सेम वही जो किया हम लोगों ने 24 डिवाइड बाई 5i2। तो कंपेयर करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पैरामीटर आपका हो गया a पैरामीटर दैट इज b पैरामीटर और ये आपका c पैरामीटर और ये आपका d पैरामीटर, ABCD चारों पैरामीटर हमारे आ गए, ठीक है। तो आपकी श्रद्धा भक्ति जिससे आपको करना है वैसा कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसा दिमाग चले जैसा फ्लेक्सिबल लगे, क्योंकि 2 पोर्ट में क्या होता है ना एक पजल टाइप है, किसका कैसा दिमाग चले किस डायरेक्शन में चल रहा है फर्क नहीं पड़ता है, आपको जैसा कंफर्ट लगे वैसा आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें नहीं है, वही KVL KCL इधर से उधर इक्वेशंस को जमाना है आपको, तो जो जितनी अच्छे से जमा ले वो उसके हिसाब से, है ना। कोई 2 स्टेप ज्यादा भी कर दे तो रिग्रेट मत करना, आपको ऐसा लग रहा है 2 स्टेप ज्यादा से मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत। 2 स्टेप में नंबर स्टेप कम करने से नहीं बचता है एग्जाम में, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। आपकी एक्यूरेसी, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइम वहां से बचेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस लेक्चर का, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 395, है ना, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 2 पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंटेड बाय ABCD पैरामीटर गिवन बाय V1 I1 इक्वल टू ABCD V2 माइनस I2 इफ पोर्ट 2 इज टर्मिनेटेड बाय RL, है ना, RL रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है टर्मिनेट कर रहे हैं। द इनपुट इंपिडेंस सीन एट पोर्ट 1 इज गिवन बाय, आपको ABRL के फॉर्म में इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। तो असल में ये हमारा 2 पोर्ट है और यहां पे पोर्ट 1 और पोर्ट 2, पोर्ट 1 ये रहा प्लस माइनस V1 I1 और यहां पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं अगर, ठीक है। तो ये जो पोर्ट 2 है इसको टर्मिनेटेड कैसे किया है, आपके एक RL रेजिस्टेंस से कर दिया है, ठीक है, RL रेजिस्टेंस से कर दिया और ये है आपका V2 और करंट इस तरीके से अंदर की साइड में I2 है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, आपको सिंपली ये बोला है कि द इनपुट इंपिडेंस सीन एट पोर्ट 1, पोर्ट 1 से जब सीन करेंगे तो आपको इनपुट इंपिडेंस निकालना है। तो इनपुट इंपिडेंस क्या हो जाएगा, इनपुट इंपिडेंस हो जाएगा आपका V1 डिवाइडेड बाय I1, V1 डिवाइडेड बाय I1 हो जाएगा, ठीक है। और आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं लाना है, 4 ऑप्शंस आपको ABCD के टर्म में गिवन है। तो क्या हम ऐसा करें कि एक्सप्रेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन V1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AV2 माइनस BI2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और I1 को क्या लिख सकते हैं CV2 माइनस DI2, है ना। बट इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो तो V2 और I2 नहीं है ना, V2 I2 नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें V2 I2 को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप देखो यहां से एक रिजल्ट है, क्योंकि क्लू एक्स्ट्रा चीज तो यही लगी हुई है, तो यहां पर वोल्टेज V2 है, तो अगर मैं यहां से ऐसा लिखूं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना कि अगर मैं यहां पर लिखूं तो V2 इक्वल टू I2 RL ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट ओम्स लॉ के हिसाब से क्या बोला गया कि ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब करंट पॉजिटिव से अंदर आएगा तब, बट यहां पे पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, इस वजह से हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा है, इस वजह से माइनस इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। और इस वाली चीज को हम लोग, क्योंकि अब हमें पता है कि V2 इक्वल टू माइनस I2 RL है, तो इसको हम लोग यहां पे पुट कर देंगे, है ना, पुट दिस इक्वेशन, है ना, ऐसा लिख दो यहां पे, नहीं तो सॉल्यूशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। पुट RL, पुट V2 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। चलो अबव इक्वेशन में पुट कर दे तो यहां पे क्या हो जाएगा, Z इन इक्वल टू A V2 की जगह माइनस I2 RL, ठीक है, माइनस BI2
डिवाइडेड बाय C माइनस I2RL माइनस DI2, और I2 कॉमन ले लो, ऊपर से भी कॉमन ले लो, नीचे से भी, और कट कर दो, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपका, देखो माइनस साइन के साथ में, तो ये आपका बचेगा ARL, है ना, माइनस कॉमन ले, अच्छा माइनस भी नीचे से भी ऊपर से भी कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, तो सब क्या आ जाएगा प्लस में, और CRL प्लस D, कहीं नजर आ रहा है, ARL प्लस C, ARL प्लस C, ARL प्लस C, ARL प्लस B, नॉट C, है ना, तो थोड़ा सा रिवर्स लिखा है D, ARL प्लस B और D प्लस CRL, मतलब ये टर्म्स थोड़ी सी इधर उधर लिखी है, तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया? तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये चमकता कैसे है, कि आपको कैसे पता चला कि ये सारी चीजें ऐसे ही होगी? नहीं नहीं, देखो क्या होता है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपके हिसाब से देखो क्या हुआ कि स्टैंडर्ड चीज जो थी वो लिख दी मैंने, उसके बाद मैंने जो इंपीडेंस था V1 और I1 भी लिख दिया, फिर ऑप्शंस देखे उसी टर्म में है, तो मेरे पास V1 और I1 में क्या कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इक्वेशन जो मुझे पता वही लिखा मैंने। उसके बाद क्या होगा, जो जो गिवन एक्स्ट्रा जो चीज लगी है उससे कहीं ना कहीं रिलेशन निकालने का ध्यान आया होगा, तो वो रिलेशन निकाला, उसको यहां पे पुट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगाओगे, 30 सेकंड 40 सेकंड 1-2 मिनट का टाइम लगाओगे तो ऑटोमेटिक चीजें दिखने लगेगी। ठीक है, तो टू पोर्ट में ऐसा ही होता है, टू पोर्ट में सॉल्यूशन दिखने के बाद लगता है अरे यार ये तो फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, दिमाग नहीं चलेगा आपका, है ना, कि यार इतनी सी बात सोचने में नहीं आई, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। हाँ मैं मानता हूँ टू पोर्ट में थोड़ा सा इंटेलिजेंसी ज्यादा चाहिए, पेन चलाना इससे ज्यादा, देखो पेन ज्यादा नहीं चल रहा है, हर सॉल्यूशन बहुत आसान है, दिमाग ज्यादा चल रहा है, अप्रोच ढूंढना है आपको टू पोर्ट में, तो टेंशन मत लो, सबके साथ होता है, शुरुआत में नहीं चमकता है, सबके साथ नहीं चमकता था, है ना, तो पहले, और जितने भी अभी धुरंधर नेटवर्क के टीचर होंगे या ये होंगे, वो जो भी कर दे, है ना, रात को दिन, दिन को रात बना दे, सब झूठ बोलते हैं ना, सभी लोग धीरे धीरे ही चीजें सीखते हैं, आप भी धीरे ही सीखेंगे, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है, टाइम लगता है चीजों को सीखने में, पढ़ाई इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता ना, कुछ परसेंटेज ही लोग पढ़ाई क्यों अच्छी करते हैं, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगाओगे, टाइम देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है, थोड़ा सा त्याग देना पड़ता है दूसरी चीजों की तरफ, मोह, मतलब जो सपोज करो पिक्चर देखने का मन कर रहा है तो उसको थोड़ा मन मारना पड़ता है आपको, तो जो मन है ना इधर उधर भटक जाता है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है, तभी पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई हर कोई कर लेता है तो फिर क्या बात थी। चलो, तो एट दिस नोट ये लेक्चर फिनिश होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर देखेंगे, और कोशिश करिए जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इनको 4-5 बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ईमानदारी से करिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन मत देखिए, क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद पूरा खुद से सॉल्व करिए, तो हो सकता है आप और भी बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके दिमाग के हिसाब से कंफर्टेबल आप महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एच पैरामीटर के साथ। ओके, थैंक यू।